हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स स्टडी भी कर रहे होंगे। मैं तनवीर सर आदर्श मिशन हाई स्कूल से वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स स्टडी विद तनवीर सर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट पे हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और वगैरह वगैरह हमने देखा था। तो यहाँ पे एक और हमें एक्सरसाइज क्रियाकलाप 1.6 में यहाँ पे हमें एक और एग्जाम्पल दिया गया वियोजन अभिक्रिया का, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया। यहाँ पे इस क्रियाकलाप के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, एक बर्तन हमें ले लेना है, ठीक है, सॉरी बर्नर ले लेना है, और दूसरा हमें एक लेड नाइट्रेट ले लेना है। ठीक है, लेड मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स सीसा से भी होता है, और एक क्वथन नली ले लेना है, और दूसरा यहाँ पे परख नली पकड़ने वाला एक चिमटा आपको क्या करना है, ले लेना है। फिर क्या करना है, बर्नर की मदद से जो हमारा लेड नाइट्रेट स्टूडेंट्स ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट को क्या करना है, गर्म करना है। तो जैसे आप गर्म करेंगे तो वहाँ पे उसका जो लेड नाइट्रेट का रंग जो होगा, ठीक है, वो भूरी रंग का जो धुआं जो होगा वो हमें उत्सर्जित यानी निकलने लगेगा। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का क्या होता है, धुआं होता है, और यह प्रक्रिया जो है नीचे दिए गए इस प्रकार की होती है। तो यहाँ आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे Pb दिए, ये Pb क्या है, लेड का फॉर्मूला होता है। अब NO3O2 ये हमारे पास क्या होता है, नाइट्रेट स्टूडेंट्स होता है। जब भी आप देखेंगे नाइट्रेट तो यहाँ पे NO3O के फॉर्म में यहाँ पे होता है, और ये सॉलिड था। ठीक है स्टूडेंट, जब हमने इसको तापमान यानी इसको तापन किया, मतलब इसको हमने गर्म किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, लेड ऑक्साइड PbO। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि Pb कितना दिया है, 2 दिया यहाँ पे, मतलब लेड के 2 परमाणु। तो उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लेड के कितने हो गए, 2 परमाणु। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे स्टूडेंट, 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ पे आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, और 4 दूनी 8 इधर हो गए। ठीक है, तो 6 दूनी यहाँ पे कितने हो गए, 12 पूरे हो गए ऑक्सीजन के। 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गए, 12, यानी ऑक्सीजन 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और 4 इधर, 4 दूनी 8 इधर हो गए, यानी 8 और 2 10, और 2 कितने हो गए यहाँ पे 12। इस तरह ऑक्सीजन तो क्या हो गया, पूरा संतुलित हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 1 इस पे दिया, यानी क्या 2 एकम कितना हो गया 2, फिर 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास नाइट्रोजन कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4N है, यानी 4 बराबर है। ओके, ठीक है, Pb 2 दिया तो Pb यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा जो इक्वेशन जो था वो क्या हो गया, पूरा बैलेंस यहाँ पे हो गया। तो जब स्टूडेंट्स लेड नाइट्रेट को हमने यहाँ पे गर्म किया तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल गया, यहाँ पे लेड ऑक्साइड मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला, और ऑक्सीजन। अब ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैस स्टेट में होते हैं, गैस के अवस्था में होते हैं, और लेड ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आगे दिए गए क्रियाकलाप 1.7 और 1.8 में दी गई अन्य जो है वो अपघटन अभिक्रियाएं हमें क्या करना है, इसी तरह सेम क्या है करना है। तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन से स्टूडेंट्स किया जाता है। इस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, 2 छड़ ली जाती है, जिससे प्लस की छड़ को यहाँ पे एनोड और माइनस की छड़ को कैथोड के रूप में लिया जाता है। अब इसमें क्या करना है, आपको इसको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देना है। यहाँ पे आपको एक स्विच ले लेना है, ठीक है, उसके अंदर एक क्या होती है, ग्रेफाइट की एक रोड होती है, और जिससे परख नली के अंदर रख दिया जाता है, और ऊपर जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अगर मान लीजिए कोई धातु जो है यहाँ पे अगर आपको निकालना है, ठीक है, शुद्ध प्राप्त करना है, जैसे यहाँ पे ले लिया H2SO4 यहाँ पे ले लिएगा, ठीक है, जल के साथ अगर अभिक्रिया अगर इसमें यहाँ पे होगी, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास H2SO4 जो होगा वहाँ पे क्या होगा, हमें SO4 मिलेगा, और क्या मिल जाएगा, पानी H2O यहाँ पे जो होगा वो हमें इस अभिक्रिया से क्या होगा, प्राप्त होगा, यानी हाइड्रोजन गैस क्या कर सकते हैं इसमें, हम उस पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2SO2 हमें मिलेगा। उसके बाद वही यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा यहाँ पे दिया कि जल विद्युत अपघटन से किस प्रकार हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, वो इसके अंदर बताया गया। उसके बाद क्रियाकलाप 1.8 हमें दिया हुआ, तो 1.8 में भी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अपघटन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमने क्या कर ली, चाइना डिश ले ली, उसके अंदर क्या कर दिया, हमने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया। अब उसे क्या करना है, जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है उस जगह पे क्या करना है, उसे हमें रख देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ समय बाद सूर्य की रोशनी के कारण जो सिल्वर क्लोराइड जो होगा उसका जो घूसर रंग का होकर क्या होगा, सिल्वर धातु जो है वो बनता है। यानी सिल्वर क्लोराइड की, यहाँ पे सिल्वर मीन्स यहाँ पे Ag है, ठीक है, और क्लोराइड मीन्स Cl है। तो सिल्वर जो क्लोराइड था उसकी यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुई, अभिक्रिया हुई, तो यहाँ पे सिल्वर हमें क्या प्राप्त हुआ, और क्लोरीन जो है वो हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। अब स्टूडेंट्स आगे हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2 यहाँ पे होता है, तभी जाके वो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉरी क्लोराइड हमें यहाँ पे
क्लोरीन जो होगा वो हमें क्या होगा यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पे आगे 2 हमने लगा दिया था, तो क्लोरीन तो 2 आ गया, लेकिन Ag हमारा सिल्वर 2 आया क्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे हमने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो इस तरह हमारे बैलेंस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दिया है सिल्वर ब्रोमाइड। अब दूसरा एग्जाम्पल और दिया, इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड का भी क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उसमें ऊष्मा लगने पर क्या होता है, Ag सिल्वर जो होता है वो प्राप्त होता है, और ब्रोमाइड यानी Br2 जो होता है वो अलग, मतलब गैस के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, अब सिल्वर जो होता है वो सॉलिड अवस्था में ही हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आगे दिए गए, ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। मतलब सफेद रंग की जो श्वेत फोटोग्राफी होती है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, और यह अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को जोड़ने अथवा तो तोड़ने ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभिकारक क्या था, सिल्वर क्लोराइड था, दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड था, इनको तोड़ने के लिए हम अलग से ऊष्मा लगाते हैं अथवा तो प्रकाश देते हैं अथवा तो विद्युत अपघटन की क्रिया से जब हम क्या करते हैं, दूसरी ऊर्जा को मतलब पदार्थ को हम अलग करते हैं, तत्व को, तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है यानी अवशोषित होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है ब्रोमीन हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, फिर उसके बाद अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, डालकर इन छड़ से मिलाइए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अमोनियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सॉरी अमोनिया, और क्या होगा H2O यहाँ पे हमें जो क्या होगा प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या होगा, ये उसमें शोषी नहीं, ये क्या होगा उसमें क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ, किसी पदार्थ X के नाम का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब स्टूडेंट्स सफेदी करने के लिए किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो पदार्थ X का नाम बताइए, तो X का नाम क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र भी आपको क्या करना है यहाँ पे हमें राइट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद क्रियाकलाप 1.7 में प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो ये भी आपको देख के स्टूडेंट्स क्या करना है, कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आगे हमारा दूसरा आता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे विस्थापन, तो अगर आप विस्थापन को अच्छे से आप समझेंगे तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या होगा कि विस्थापन मतलब क्या करना, अलग करना, तो वही क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 1.9 ले लिया गया, तो यहाँ पे 2 कील ले ली गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और क्या किया गया, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे लोहे की कील को क्या करते हैं, अंदर डाल दिया जाता है। विलयन कौन सा, ये कॉपर सल्फेट का जो है ये विलयन है। उसके बाद नेक्स्ट वही यहाँ बताया दिया गया, तो जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे यानी आयरन की कील को हम डालते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसका रंग जो होगा स्टूडेंट्स जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, और लोहे की कील का रंग जो होता है वो भूरा हो जाता है, और कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग जो होता है वो नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो नीला रंग जो होता है वो इस तरह का मलिन रंग जो होता है वो पड़ जाता है। इसका रीज़न स्टूडेंट्स क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि जो आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, और आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर क्या होता है, अलग हो जाता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होने के कारण आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है कॉपर सल्फेट में से, इस प्रकार और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट और कॉपर जो है वो हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार हम शुद्ध मतलब कॉपर भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। यही रीज़न होता है कि जो आयरन पे क्या होता है, यहाँ पे जो उसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का हो जाता है, और जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो नीला रंग जो था वो मलिन पड़ जाता है। यही इसका रीज़न था। तो यहाँ स्टूडेंट देखेंगे लोहे की कील थी सॉलिड, क्योंकि कड़क थी यानी सॉलिड था। ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी जलीय विलयन था। ठीक है, एक्वस था हमारे पास। उसके बाद जब इसकी प्रोसेस हुई तो क्या हो गया, FeSO4, तो ये आयरन सल्फेट हो गया। ये भी क्या बना, एक्वस ही बना, क्योंकि आयरन उसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसलिए। और उसके बाद कॉपर क्या हुआ, हमें अलग से प्राप्त हो गया। अब आगे स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
उसी देखो कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिए गए यहाँ पे। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन, तो जिस अभिक्रिया में लोहे आयरन को एक तत्व कॉपर सल्फेट का विलयन को विस्थापित करके हटा दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आप सिंपल सा कह सकते हो, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करता हूँ, उसमें से विस्थापित कर देता है और नया तत्व बनाता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात विस्थापित कर देता है दूसरे तत्व को, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे और दिया, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट दिया, तो जिंक जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। इस प्रकार वो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पे बनाता है। दूसरे यहाँ पे लेड और क्या दिया हमें, कॉपर क्लोराइड दिया हुआ है। तो उसी तरह लेड जो होगा वो कॉपर से क्या होगा, अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, वो कॉपर क्लोराइड में से विस्थापित कर देगा और हमें खुद क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड और कॉपर जो है वो हमें प्राप्त होगा। तो वही यहाँ पे दिया है, जिंक लेड और कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, क्योंकि जिंक और लेड ये जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए वे कॉपर को उस यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, यही रीजन था। अब दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत इजी, ये भी सेम इसी की तरह। इसमें क्या करना है कि आप दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दिया बेरियम क्लोराइड युक्त एक परखनली हमने ले ली है और उसके अंदर हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट के विलयन को क्या किया, पानी के अंदर डाला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या था, हमारे पास सोडियम सल्फेट था और ये क्या था, बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों की आपस में जब ये अभिकारक के बीच में जब प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। यानी दोनों तत्वों ने एक दूसरे को क्या किया, विस्थापित किया। तो विस्थापित करने के बाद जो नया उत्पाद जो बनता है उसी उत्पाद को द्विविस्थापन अभिक्रिया कही जाती है। तो इस प्रकार बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण यहाँ पे होता है। तो वही इस क्रियाकलाप के अंदर दिया है। जब इन दोनों को स्टूडेंट्स जब हम मिक्स करते हैं, बेरियम सल्फेट को और सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब हम मिक्स करते हैं तब उसका रंग जो होता है वो श्वेत रंग का यहाँ पे हमें मतलब निर्माण उसका होता है, दिखाई देने लगता है दोनों को मिक्स करने पर। और ये जो होता है जल में क्या होता है, अविलय होता मतलब अविलय होता है, जिसे अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। मतलब जो पदार्थ पानी के अंदर विलय ना हो ऐसे पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है, जो उसकी तली में इकट्ठा रह जाते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है और इसलिए इसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हों जो पानी में अविलय हो, तो ऐसे पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है और ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। वही स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया सोडियम सल्फेट था, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड, इन दोनों के आपस में अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड मिल गए आपस में एक दूसरे से, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम ने क्या किया, बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को विस्थापित कर दिया और खुद क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। और वहाँ पे बेरियम जो है वो क्या करेगा, सोडियम सल्फेट में से सोडियम को विस्थापित करके क्या बनाएगा, खुद सोडियम सल्फेट यहाँ पे जो है वो बनाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि वो क्या करेगा, उससे अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बेरियम सल्फेट हो गया, ये भी सॉलिड, और जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड था वो क्या हमें एक्वस यानी जलीय विलयन ही प्राप्त होता है। अब आगे डेफिनेशन दी गई, यहाँ आप देखेंगे जो बेरियम जो होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, जबकि SO4 जो होता है वो 2- यहाँ पे होता है। तो ऐसी अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है, क्योंकि वो बराबर इक्वल नहीं हो पाते। तो एवं अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है, ठीक है, मतलब उसके तल में रहता। उसके बाद वे अभिक्रिया जिन अभिकारकों के बीच, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन देखिए, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित हमें क्या करना है, तो अवक्षेप का रंग क्या होगा और अवक्षेप का नाम बताइए, ठीक है। तो ये हमें करना, तो देखो लेड आयोडाइड दिया है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रेट हमें मिल जाएगा, ठीक है, और पोटेशियम जो होगा वो अलग। तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझते हैं। तो और आगे का हमें टॉपिक दिया उपचयन और अपचयन।
सिंपल लैंग्वेज आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझना है कि एक फिगर के देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप 1.11 दिया हुआ है यहाँ पे। तो चित्र 1.10 में आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बर्नर ले लेना है और एक त्रिपाई ले लेना है, ठीक है। उसमें जाल और फिर उसके अंदर एक आपको प्याला ले लेना है, ठीक है, चाइना डिश। उसके अंदर क्या करना है, कॉपर के चूर्ण को आपको क्या करना है उसके अंदर रख देना है। तो जब वहाँ पे उसे आप गरम करोगे तो कॉपर जो होगा वो स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। क्योंकि कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक समीकरण सूत्र क्या होता है, रासायनिक Cu, और हवा जलाएंगे इसका मतलब क्या आएगा, ऑक्सीजन। ये क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड जो होगा वो हमें क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा गर्म करने पर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि कॉपर के चूर्ण को, जो कॉपर ऑक्साइड जो था उस पर काली परत क्या होती है, चढ़ जाती है जब उसे हम जलाते हैं तब। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को ऑक्सीजन के योग से यहाँ पे क्या करता है, वो बन जाता है। इस प्रकार गर्म पदार्थ जो कॉपर ऑक्साइड जो बनता है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली रंग जो होती है वो भूरे रंग की हो जाती है। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कॉपर ऑक्साइड प्राप्त किया। अगर कॉपर ऑक्साइड की पुनः अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन गैस से कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त हो जाता है और हमारी जो पानी जो होता है वो हमें अलग प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कॉपर को शुद्धिकरण भी किया जाता है। आगे दिया हुआ है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसका उपचयन हुआ है ऐसा कहा जाता है, तथा ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि होती है अथवा बढ़ोतरी होती हो तो उसका उपचयन ऐसा कहा जाता है। और जब जिस अभिक्रिया के अंदर पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन की कमी हो तो ऐसी अभिक्रिया में उसका अपचयन हुआ ऐसा कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, उपचयन और अपचयन अर्थात क्या, उसके एक उदाहरण देकर क्या करना है यहाँ पे समझाना भी आपको रहेगा। अभिक्रिया 1.29 में देखेंगे यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए ये क्या है, उपचयित है। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो वो क्या कहलाएगा, उपचयित। और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई तो यानी कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई तो वो क्या कहलाएगा, अपचयित। तो इसे स्टूडेंट्स फिगर की तरह समझते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देखेंगे कॉपर ऑक्साइड जो है, ठीक है, जब हमने H2 से यहाँ पे इसकी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे सिर्फ कॉपर हमें मिला। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, इसका कॉपर ने ऑक्सीजन का लॉस किया तो उसने ऑक्सीजन का मतलब लॉस यानी कमी की तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपचयन बोलेंगे। और हाइड्रोजन में स्टूडेंट्स क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से जुड़ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो वही समझा रहा है, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अर्थात रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब ऐसी अभिक्रिया स्टूडेंट्स जिस अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ का अपचयन होता हो और दूसरे का उपचयन होता हो तत्व का तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आगे दिया रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पे दिए गए, जिंक ऑक्साइड और दूसरा ले लिया कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक अलग हो गया, ठीक है, और ये कोबाल्ट हमें मिल गया। तो यहाँ पे जिंक जो है उसका क्या हुआ, अपचयन हो गया और ये जो कोबाल्ट है उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। उसी तरह आगे के एग्जाम्पल ये भी सेम उसी तरह एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो दूसरा देख लेते हैं जो हमारे पास समीकरण दिया 1.32 में अगर देखेंगे आप तो HCl और Cl ये क्या दोनों क्या हो गए, इसका यहाँ पे उपचयित हो गया, जबकि MnO2 और MnCl, ठीक है, यहाँ पे जो इसका क्या हो गया, अपचयित हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। और HCl यहाँ पे देखेंगे आप इन दोनों में क्या हो गया, ऑक्सीजन की जो है वो बढ़ोतरी हो गई इसलिए क्या हो गया, इसका अपचयित हो गया। आगे स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अब उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी तब होती है जब पदार्थ का अपचयन होता है और उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो ऐसी अभिक्रिया को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इन दोनों से हमें क्या होता है मालूम पड़ गया। उसके बाद क्रियाकलाप 1.1 में अगर आपने ध्यान दिया होगा कि एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन जो होती है वो जलने लगती है, ठीक है, और ऑक्सीजन का दहन होने से तथा श्वेत पदार्थ जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया में मैग्नीशियम का क्या होता है, अपचयन होता है क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या होगा, यहाँ पे उपचयन होगा।
उसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक हमें दिया हुआ है, क्या आपने अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया में प्रभाव कुछ देखा है? तो पहला यहाँ पे दिया संचरण। तो संचरण मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे जंग लगने से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी जो नई वस्तु जो होती है वो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसमें ललिकामा युक्त भूरे रंग की परत जो होती है वो चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना कहा जाता है। और कुछ अन्य धातुएं ऐसी ही परिवर्तन हो जाती है, जैसे आपने देखा जैसे चांदी और तांबे पर परत चढ़ने वाली परत के रंग का आपने ध्यान दिया होगा। जैसे तांबे की परत पर चांदी की परत पे क्या होता है, कालिक लग जाती है, काला रंग हो जाता है। तो वो उसके बाद जब कोई धातु आसपास अम्ल मतलब एसिड अथवा तो नमी, आर्द्रता मीन्स नमी के संपर्क में आती है, तब ये क्या होती है, संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी पदार्थ जो है वो एसिड, नमी अथवा तो यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम अम्ल के संपर्क में आता है, तो उस पर जो अभिक्रिया जो होती है उसे संक्षारण कहा जाता है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी रंग की परत चढ़ना, ये जो है ये संक्षारण के ही उदाहरण हैं। उसके बाद दिया संक्षारण के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वो यहाँ पे तो ये दिया है। तो कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तु बहुत क्या होता है, क्षति यानी नुकसान होता है। और लोहे का संक्षारण एक क्या गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अब इसकी मरम्मत के लिए स्टूडेंट्स हम जिससे खर्च ना हो तो वो हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, किस तरह जंग से बचाया जा सकता है। तो वो उसके बाद आगे टॉपिक हमारा दिया विकृति ग्रंथि। विकृत ग्रंथिता क्या होता है वो हमें दिया हुआ है। तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखा रह जाता है, तो उस पर स्वाद और गंध उसकी कैसी होती है, अगर खुला होगा तो उसकी जो होगा वो खराब होने की बात आती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा जो होता है वो विकृत गंधी हो जाता है तथा उसके स्वाद और गंध जो होते हैं वो बदल जाती हैं। प्रायः तेली एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन रोकने के लिए पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे आप चिप्स वगैरह स्टूडेंट्स आप लेते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, थैली के अंदर जो हवा भरी रहती है उसमें नाइट्रोजन गैस जो होती है, प्रतिऑक्सीकारक जो है वो नाइट्रोजन गैस को उसके अंदर भरा जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। अब जब कोई खाने की चीज वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में ना आएगी तो उसका स्वाद और गंध जो होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, जो भोजन जो होगा वो एकदम मतलब अच्छा के अच्छा ही रहेगा। वही यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। तो जब हम यहाँ पे वायुरोधी बर्तनों के अंदर यहाँ पे खाद्य सामग्री से उपचयन की गति जो होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। मतलब जब हम उस चिप्स के अंदर या फिर किसी भी पैक जो इसमें खाना रखा है उसमें हम जब नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वो जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आ पाता नहीं है, जिससे हमारी जो चीज वस्तु जो है वो लंबे समय तक मतलब क्या कहती है, सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। जैसे एग्जांपल वही दिया जो मैंने आपको बताया, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके, मतलब उसमें ऑक्सीजन जो है वो ना मिल सके। तो स्टूडेंट्स ये आपको सवाल भी पूछा जाएगा कि खाद्य एवं वसायुक्त पदार्थों में नाइट्रोजन गैस को प्रतिऑक्सीकारक के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है, उसका यहाँ पे आपको समझाना रहेगा। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर जो है वो किताब से, टेक्स्ट बुक से फाइंड करके राइट कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब दीजिए तनवीर सर को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।